जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। माछिल सेक्टर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीदों में कैप्टन रैंक के अधिकारी आशुतोष कुमार और 2 सेना के जवान हैं, जबकि एक बीएसएफ का जवान भी शहीद हुआ है। आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बल को मौके से 2 AK-47 राइफल, पिस्तौल, भारी मात्रा में गोलियों के अलावा एक रेडियो सेट और 50,000 रुपए मिले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश उन शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सुदीप कुमार त्रिपुरा के अगरतला के रहने वाले थे। सुदीप कुमार के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम है। शहादत की खबर मिलने के साथ ही आसपास के लोग सुदीप के परिवार से मिलने पहुंचे। सुदीप अपनी मां से वादा करके गए थे कि जल्द ही उनके पास आएंगे और कुछ समय साथ में बिताएंगे। आतंकवादियों से पहली मुठभेड़ बीएसएफ के जवानों की हुई थी, जिसमें सुदीप कुमार भी थे। अजरबैजान से जारी जंग के बीच आर्मेनिया ने नगोर्नो कराबाख पर बमबारी का एक वीडियो जारी किया और इस हमले के पीछे अजरबैजान का हाथ होने का दावा किया। इस वीडियो को आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें नागोर्नो कराबाख के स्टेपनाकर्ट शहर पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में हुए इन जोरदार धमाकों की गूंज से पूरा इलाका सहम उठा। जिन जगहों पर बम गिरे वहां से आग की लपटें उठती दिखाई दी। धमाका होते ही खतरे का सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इस हमले की चपेट में अस्पताल समेत कई मकान और गाड़ियां भी आ गईं, जिसके बाद वहां तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले पटना में तेजस्वी यादव के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर में तेजस्वी यादव को कृष्ण बताया गया है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। पोस्टर में तेजस्वी यादव को कृष्ण अवतार बताते हुए जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। बताया जा रहा है कि पटना में ये पोस्टर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। तेजस्वी जो है वो 32 साल के हो जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं कि तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पटना में ये होर्डिंग लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि कृष्ण अवतार जो है वो तेजस्वी को बताया गया है कि कृष्ण अवतार तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी गई है। ये होर्डिंग जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पे लगाया गया है और चारों तरफ जो है इस तरह से होर्डिंग जो है से पाटा गया है इस गोलंबर को। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जो है उत्साह है तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि हम जो है अपनी जन्मदिन सादगी पूर्ण मनाते हैं और जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो उनकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के जो उत्साह है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में दिख रही है और उसी की ये तस्वीर जो है यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पे जो है वो नजर आ रही है। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। एटा तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की यह घटना हुई, जिसकी वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसमें दबकर कई लोगों की मौत की आशंका जताई गई। सड़कों पर इतना मलबा फैल गया कि उसे हटाने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। पहाड़ के नीचे बसा रिहायशी इलाका तो पूरी तरह पानी में डूब गया। इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जल्द ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसके अलावा घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। राहत और बचाव की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान भिजवाती भी दिखाई दी। चीन में कूड़ा बीनने के लिए स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो गया। चीन में पहले से ही इन कामों के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कई तरह के खास सेंसरों से लैस है, जिसकी वजह से इसे कूड़ा बीनने वाला स्मार्ट रोबोट बताया गया। जेजियांग की सड़कों पर सर पर दौड़ता ये रोबोट एक बार में 18 किलो तक कूड़ा उठा सकता है। इसमें आगे की तरफ 2 बॉक्स और एक खास तरह की रोबोटिक आर्म लगी नजर आई, जिनकी मदद से उसने पहले सड़क से कूड़ा उठाया और फिर उसे उन दोनों बॉक्स में बारी बारी से डाल दिया। कई तरह की खूबियों वाला ये रोबोट 8 घंटे तक लगातार काम कर सकता है।
कानपुर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के कानपुर में भीषण आग लग गई, जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि यह आग एक घर में रखे सिलेंडर फटने से लगी और देखते ही देखते इसने पास के 2 और मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद मकानों से आग की लपटें उठने लगी, जिससे इलाके के लोग दहशत से भर गए। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और पानी की बौछार कर आग बुझाने में जुट गए। काफी मेहनत के बाद दमकल के लोगों को आग बुझाने में कामयाबी मिल गयी, लेकिन उन मकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मुंबई पुलिस ने अवैध हथियारों की बिक्री करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी उज्जैन के रहने वाले हैं और हथियार बेचने के लिए जुहू पहुंचे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 5 पिस्तौल और 40 कारतूस भी बरामद किए। बांदा यूनिट ने वहाँ पे छापा कार्रवाई आयोजित की थी। जो संशयित वहाँ पे दिखाई दे उनको हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा सेवा शुरू हो गई। दरभंगा हवाई अड्डे पर जैसे ही बेंगलुरु से पहला विमान पहुंचा तो उसे वाटर सैल्यूट किया गया। बताया गया कि रोजाना उड़ान भरने वाली 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग 20 सितंबर से ही शुरू हो गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में आरोपियों को गोली भी लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया गया। प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया। उनके अलावा आश्रम में रहने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने बिना किसी हंगामे के आश्रम को पूरी तरह ढहा दिया। इस काम में मशीन की मदद भी ली गई और कई घंटों तक चली कार्रवाई में आश्रम की इमारत को तोड़ा गया। इस बीच बड़ी संख्या में वहां पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। हालांकि अवैध कब्जे को तोड़ने से पहले आश्रम में रखा सारा सामान बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने बताया कि कंप्यूटर बाबा को अवैध रूप से कब्जा करने पर आश्रम खाली करवाने के कई मौके दिए गए। प्रॉपर्ली नोटिस दी गई। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने सर्टिफिकेट को नहीं हटाया। इस मुद्दे पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। एनसीबी ने ड्रग्स रखने के मामले में मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले शबाना सईद से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। शबाना के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद की है, जिसमें गांजा, चरस और एमडी नाम की ड्रग्स शामिल है। इसके अलावा एनसीबी ने 3,58,610 रुपए भी जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने शबाना के पति फिरोज नाडियाडवाला को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। मिसेस नाडियाडवाला हैज बीन अरेस्टेड। चीन के सिचुआन शहर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी का ट्रायल किया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब वहां पर इस तरह की टैक्सी का ट्रायल किया गया हो। इससे पहले भी चीन में ऐसी कई टैक्सियों का टेस्ट रन हो चुका है, लेकिन इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बिना टेक्नीशियन के लोगों को बैठाकर सफर करवाया गया। बिना ड्राइवर वाली ये टैक्सी युनचान की सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की तरह ही सर पर दौड़ती नजर आई। सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना सड़क पर ऐसे दौड़ी जैसे उसे कोई ड्राइवर ही चला रहा हो। कहाँ रुकना है, कहाँ रफ्तार पकड़नी है, ये टैक्सी सब कुछ अपने अंदर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से उसे भांपते हुए उसी के मुताबिक काम करती नजर आई। बिहार में चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने हैं, लेकिन आरजेडी ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि नतीजे चाहे जो भी हो उसे सादगी और शिष्टाचार से स्वीकार करें। पार्टी की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि अनुचित आतिशबाजी, जश्न में फायरिंग या फिर विरोधियों के कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि कार्यकर्ता सड़कों पर पटाखे ना छोड़े और ना ही जुलूस निकाले। 10 तारीख को मतगणना है, लेकिन आरजेडी जीत का जश्न नहीं मनाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। आखिर यह निर्देश क्यों दिया गया है और क्या आदेश दिया गया है आपकी तरफ से? एक चीज़ों को ठीक करिए। जश्न नहीं मनाएंगे ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जश्न के तरीके गलत नहीं होने चाहिए। आपको खुशी होगी, जनता की खुशी में आप शामिल होइए। कोई ऐसा चीज़ आप मत दिखा दिए थी कि जनता अलग है, आप अलग हो। जश्न का एक तरीका है, खुशी मनाने का भी तरीका है। जब खुशी आप मनाते हो तो दुनिया पसंद करती है कि आप खुशी मना रहे हो, लेकिन जब खुशी को अराजकता में बदल देते हो
तब जनता मानती है ये खुशी नहीं मना रहे हैं, ये अराजकता फैला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पटाखा फोड़ना, अबीर लगाना, हंगामा करना, उछल कूद करना कभी इसको खुशी का विषय नहीं मानती है। लेकिन जहाँ जनता 10 बैठी हो वहाँ जाओ, उनका आशीर्वाद लो। दिल्ली में पटाखा बैन होने से भारी नुकसान झेल रहे पटाखा कारोबारियों ने धरना दिया। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक राजधानी में सभी तरह के पटाखे बेचने, खरीदने और उन्हें जलाने पर रोक लगाई है, जिसके विरोध में पटाखा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद इलाके से सामने आई तस्वीर में कारोबारी केजरीवाल सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए दिखाई दिए। को मुआवजा दो। इस धरने में इलाके के कई पटाखा कारोबारी शामिल हुए। उन्होंने सरकार के फैसले से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही। व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो माल इन्होंने खरीद लिया था उसका मुआवजा दिल्ली सरकार को देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के साथ बीजेपी नेता विजय गोयल भी नजर आए, जिन्होंने पटाखा बैन करने के अचानक लिए गए फैसले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। पहले लाइसेंस क्यों दिए, फिर गोपाल राय ने क्यों उसको कंफर्म किया और फिर क्यों बैन लगाया। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर केजरीवाल सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया। जापान में खुला एक अनोखा अम्यूजमेंट पार्क आजकल सुर्खियों में है। काल्पनिक राक्षस गॉडजिला की थीम पर बने इस पार्क में गॉडजिला का 75 फीट ऊंचा एक स्टैचू लगाया गया और दावा है कि यह दुनिया में गॉडजिला का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसे देखकर थीम पार्क में पहुंचे लोगों को गॉडजिला फिल्मों की याद आ गई। जिस तरह फिल्म में गॉडजिला की एंट्री पर दर्शकों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसे ही थीम पार्क में अपनी आंखों के सामने दहाड़ते गॉडजिला के इतने बड़े स्टैचू को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन थीम पार्क में ये स्टैचू बस एक शो पीस ही नहीं है, लोग इसके अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए पार्क में 400 फीट लंबी 2 जिप लाइन है। लोग जिपलाइन में झूलते हुए गॉडजिला के इस विशाल स्टैचू के मुंह में घुसे और डर और जोश से भरे इस सफर ने उन्हें रोमांच से भर दिया। इस झूले का मजा लेने के लिए कोरोना काल में भी थीम पार्क में काफी पर्यटक पहुंचे। इतने बड़े स्टैचू के सामने वो अपनी तस्वीरें खिंचाते भी नजर आए। मगर थीम पार्क में मस्ती पर फुल स्टॉप यहीं पर नहीं लग जाता। इसके अंदर गॉडजिला म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें कई शानदार स्टैचू दिखे। लोगों ने वहां दूसरे खेल भी खेले। अमेरिका की कमान जो बाइडेन के हाथों में आने के साथ ही अमेरिका और भारत के संबंध भी अब बाइडेन की नीतियों पर ही निर्भर होंगे। जब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, तब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी मेंबरशिप की दावेदारी का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया था। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते डेमोक्रेट बराक ओबामा और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से शानदार रहे, लेकिन क्या बाइडेन से भी भारत का रिश्ता वैसा ही बन पाएगा? ये तमाम सवाल भारतवासियों के मन में है। लंबी असमंजस के बाद बाइडेन की जीत तय होते ही अमेरिका सड़कों पर उतर आया। कहीं बाइडेन के नाम का शोर, कहीं घंटी, ढोल और अमेरिकी झंडों के साथ भांगड़ा। तो कहीं आतिशबाजी के साथ साथ आसमान छूता अमेरिका के साथ ही भारतवंशियों का जोश। My great honor. और इसी जोश में एक आवाज, जिसका रिश्ता अमेरिका की सत्ता से भी नहीं, भारत के आम लोगों से भी है। Joe Biden. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के साथ ही कमला हैरिस के जरिए भारत और अमेरिका का रिश्ता जुड़ चुका है, और इसका असर भारत में खासकर तमिलनाडु के उस गांव में भी दिखा जहां अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का जन्म हुआ था। जब जश्न ऐसा हो तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने प्रशंसकों को शुक्रिया कहना ही था।
South Carolina. लेकिन सवाल उठता है कि क्या अपने सिपह सालारों में भारतवंशियों को अहमियत देने वाले बाइडेन की नीति भारत को लेकर वही रहेगी जो जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की रही। इसे समझने के लिए ज्यादा दिन नहीं, करीब 100 दिन पीछे देखिए, भारत की स्वतंत्रता दिवस का वो दिन जब बाइडेन केवल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। All Americans of Indian ancestry, all across the United States. Happy Indian Independence Day. अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों को उनके मूल देश की बधाई देने के बाद बाइडेन ने तभी अपने भविष्य की योजनाओं का पिटारा थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया था। We spare a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. जो बाइडेन ने H-1B वीजा प्रतिबंधों में ढील देने और उनकी मौजूदा संख्या को बढ़ाने का भरोसा दिया था। बाइडेन ने ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने का भी भरोसा दिया। कोटे के कारण ही ज्यादातर भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कई विषयों में शोध करने वाले छात्रों को वीजा सीमा में छूट देने की बात कही। यानी बाइडेन की वीजा नीति से भारत के लोगों को फायदा होगा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। क्या आतंक परस्त पाकिस्तान को लेकर बाइडेन का रुख सख्त रहेगा? इसका जवाब बाइडेन ने हिंदू अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिखित सवाल के जवाब में दे दिया था। बाइडेन ने तब साफ किया था कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा पार आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने की कोशिश होगी। यानी पाकिस्तान के दिन बदलने वाले नहीं हैं। बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते ही अफगानिस्तान में अमेरिकी नौसेना ने डेरा डाला था और तालिबान के ऊपर बमों की बारिश हुई थी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले पर बाइडेन ओबामा की नीति पर ही आगे बढ़ेंगे और ट्रंप के समय तालिबान से बातचीत की पहल पर पानी फिर सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते दो संस्थाओं की दोस्ती में बदल चुके हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते जैसे थे, कुछ वैसे ही रिश्ते बाइडेन के साथ भी बनेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत से रिश्तों की अहमियत को खुद बाइडेन ने उपराष्ट्रपति रहते ही भली भांति भांप लिया था। Mr. Prime Minister, our conversations these past 2 days leave me with absolute confidence that we can cross the sea together. And we are encouraged, all of us who have been in contact with you these last couple days. अमेरिकी चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश दिया, तो उन्हें बाइडेन से मुलाकात के करीब 5 साल पुराने लम्हे भी याद आ गए। तब प्रधानमंत्री से रूबरू होने के बाद उस वक्त के उपराष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें जीत की बधाई दी थी। Mr. Prime Minister, you won the largest democratic exercise in history with over 550 million Indians casting their votes earlier this year. You campaigned on some of the very goals we hope to achieve in this relationship. Greater investment in India's economy, a modernized defense sector, and inclusive growth for both of our peoples. जो बाइडेन के इस पुराने संदेश में ही भारत के साथ रिश्तों की भावी नीति छिपी है। सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने की बात कर बाइडेन ने साफ कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर अमेरिका भारत का साझेदार रहेगा। भले ही अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चीन पर बाइडेन की नीति अलग हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो चीन को अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। ये तय है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी ये मान लिया है कि ज्यादातर मामलों में बाइडेन की नीति
ट्रंप जैसी ही होगी। जहां तक कारोबार की बात है, इस मसले पर दोनों देशों के बीच तनातनी रही है। इस मामले में बाइडन बराक ओबामा की राह पर चल सकते हैं, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा फायदा बाइडन की ईरान नीति से होगा। ट्रंप की परमाणु नीति की वजह से ईरान और अमेरिका की दूरी बढ़ी और ईरान पर प्रतिबंधों की वजह से तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा। ये पाबंदी खत्म हुई तो भारत के लिए ईरान से तेल और चावल व्यापार का रास्ता साफ होगा। यही नहीं, बाइडन के आने के बाद चाबहार बंदरगाह के रास्ते की सारी अड़चनें भी दूर होंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अवैध निर्माण बताकर हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह आज इंदौर जेल में कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया था। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा के 6 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए इकोनॉमी की शव यात्रा निकाली। इस बीच प्रदर्शनकारी प्रतीक के तौर पर बनाई गई इकोनॉमी की अर्थी लिए दिखाई दिए। नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर एनएसयूआई जो है वो एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा बैनर और पोस्टरों के जरिए भी प्रदर्शनकारियों ने 4 साल पहले लागू की गई नोटबंदी को भी गलत बताया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रतीक के तौर पर बनाई गई अर्थी में आग लगाई और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का जुलूस आरबीआई दफ्तर तक जाकर प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच कुछ कार्यकर्ता तो बैरिकेडिंग को पार भी कर गए। हालांकि उस पार खड़ी पुलिस ने तुरंत ही उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस अपनी गाड़ियों में ले जाती हुई दिखाई दी। दिल्ली में प्रदूषण के हालात बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली की हवा में घुला जहर अभी हटने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह से ही स्मॉग छाया हुआ है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में कई जगह धुंध छाई हुई है, जिस वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। दिल्ली में बीते एक सप्ताह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी का बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर रहा। चीन के शंघाई में एक दफ्तर में एक ऐसा रोबोट तैनात किया गया जो बिना किसी के संपर्क में आए सामान की डिलीवरी कर सकता है। चीन में सामान डिलीवरी के लिए काफी वक्त से ऐसे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये काफी आगे है। इस रोबोट में एक कैमरा और कई ऐसे सेंसर फिट हैं जिनकी मदद से ये अपनी तय जगह पर बिना किसी चीज या व्यक्ति से टकराए बहुत आराम से पहुंच सकता है। इस रोबोट की बॉडी बॉक्स जैसी है और आकार में काफी बड़ा होने की वजह से ये कई पार्सल एक साथ ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। जिस व्यक्ति का सामान है, डिलीवरी से पहले उसका मोबाइल नंबर रोबोट के ऊपर लगी स्क्रीन पर डाला जाता है। उसके बाद ये पार्सल लेकर उस तक पहुंच जाता है और ग्राहक अपने मोबाइल नंबर के जरिए वो पार्सल रोबोट से ले लेता है। इतना ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने के साथ ही ये ग्राहक को एक मैसेज के जरिए अपने आने की जानकारी भी देता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों के जलाने पर रोक लगाने की मांग पर आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी अपना फैसला सुनाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने राज्यों को नोटिस जारी कर पिछले शुक्रवार तक जवाब मांगा था। सुनवाई के समय एनजीटी ने माना कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि मौत का जश्न नहीं मनाया जा सकता है। इस बीच दिल्ली में पुलिस ने सभी पटाखा बेचने वालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई एनजीटी के निर्देशों के आधार पर ही करेगी। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क किनारे मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इस बीच एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई करते हुए नजर आए। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उनके सामने जो भी दूसरे पक्ष से आया उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। इस पिटाई से कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। कुछ तो जोर जोर से रोने भी लगी, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस हंगामे को देखने के लिए आसपास के कई लोग भी जुट गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की।
दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराया। अब मंगलवार को फाइनल में दिल्ली का मुकाबला मुंबई से होगा। अबू धाबी में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में पहले खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद के सामने 190 रनों की चुनौती रखी, लेकिन जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर 172 रन ही बना पाई। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा ये बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है, जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां मुश्किल हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से एनजीटी चिंतित है। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और खरीद के साथ साथ जलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली के पड़ोसी राज्य ने दिवाली के दिन लोगों को 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खट्टर के मुताबिक 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट से व्यापारियों को भी नुकसान नहीं उठाना होगा, यानी दिल्ली में पटाखे भले ही ना जले, लेकिन हरियाणा और गुरुग्राम में लोग पटाखे जला सकते हैं। कोरोना का जो मरीज है फिर बढ़ने शुरू हो गए, जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 से फिर पर पहुँच गए। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते। तो खट्टर सरकार ने इजाजत दे दी है। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन 2 घंटे पटाखे जलाए जा सकते हैं और दिल्ली में अभी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को इससे फायदा भी पहुंचेगा और लोग भी खुश रहेंगे जब दिवाली के दिन 2 घंटे पटाखे हरियाणा में जलाए जा सकते हैं।